तो देखो, किसी ठोस पर गैस के अवशोषित होने पर ऊष्मागतिकीय परिवर्तनों का वर्णन करें। किसी ठोस पर गैस अवशोषित हो रहा है तो ऊष्मागतिकीय यानी थर्मोडायनेमिकल चेंज के बारे में वर्णन करें, एक्सप्लेन करें। तो देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि अधिशोषण जो है, अधिशोषण वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी है तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एच 0 से कम होना चाहिए। अब अगर हम रिलेशन देखें तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कल भी हम लोग देखे थे। अब डेल्टा एच हमें क्या चाहिए? निगेटिव चाहिए। तो डेल्टा एच निगेटिव तभी आएगा जब डेल्टा जी भी क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहां पे डेल्टा एच निगेटिव पाने के लिए हमें डेल्टा जी को निगेटिव करना होगा और डेल्टा एस को भी निगेटिव करना होगा, तभी जाके डेल्टा एच क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है। और इसीलिए अधिशोषण में थर्मोडायनेमिकली अगर हम बात करते हैं तो एंथैल्पी निगेटिव होता है, गिब्स एनर्जी निगेटिव होता है और एंट्रोपी भी क्या होता है? निगेटिव होता है। बच्चों, इंटरनेट कनेक्शन के कारण लाइव रुक गया था, तो इसीलिए हमने क्या करा कि जो बचा हुआ टॉपिक है उसको रिकॉर्ड करके और आपके लिए वहां पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, फिर कल से लाइव करेंगे। चलो, तो यहां पे क्या होगा कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच तो हमें पता है निगेटिव चाहिए, देन डेल्टा जी भी निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस भी निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी डेल्टा एच निगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के मुख्य अंतर क्या है? देखो, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, तो इनमें अंतर पूछा जा रहा है। तो आपको पता है, अगर हम बात करें यहां पे, ऐसी सुन लेते हैं। सवाल क्या है? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है? तो आपको पता है भौतिक अधिशोषण वांडरवाल बलों के कारण होता है, रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंधन बनने के कारण होता है। भौतिक अधिशोषण कम ताप पे अधिक मात्रा में होता है, रासायनिक अधिशोषण के लिए ताप अधिक चाहिए। भौतिक अधिशोषण की ऊष्मा 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है, रासायनिक अधिशोषण की ऊष्मा 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। तो ये हो गया अंतर। अवशोषण और अधिशोषण में अंतर बताइए। देखो, अवशोषण एक ऐसी घटना है, अवशोषण एक स्थूल में होने वाला घटना है, यानी उसके आंतरिक भाग में भी होता है ठोस के, और अधिशोषण क्या है? पृष्ठीय घटना है। ठीक है, अधिशोषण क्या है? पृष्ठीय घटना है। अवशोषण में सांद्रता जो है सभी भाग में बढ़ता है और अधिशोषण में सिर्फ पृष्ठ पे सांद्रता बढ़ता है। तो ये अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उत्प्रेरक। देखो, उत्प्रेरक के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे। तो उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है। यानी धनात्मक उत्प्रेरक है तो दर को बढ़ा देगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो दर को कम कर देगा। ठीक है, और उत्प्रेरक करता कैसे है? तो वह सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके और अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। अच्छा, उत्प्रेरक साम्यावस्था बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं करता है, सिर्फ साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। तो ये उत्प्रेरक के बारे में है। उत्प्रेरक देखो दो प्रकार के होता है, एक होता है सजातीय यानी समांगी उत्प्रेरक जिसको हम होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं, और दूसरा होता है विसमांगी उत्प्रेरक, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। तो समांगी उत्प्रेरक क्या होता है कि जब अभिकारक, उत्प्रेरक और प्रतिफल तीनों सेम फेज में होते हैं, यानी तीनों गैस तो गैस, ठोस तो तीनों ठोस, तो उसको हम लोग समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। विसमांगी उत्प्रेरण में दोनों का फेज अलग होता है। मतलब मान लो अभिकारक उत्प्रेरक गैस है और उसमें जो उत्प्रेरक यूज किए वो ठोस है।
अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल गैस है और उत्प्रेरक क्या है, ठोस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विसमांगी उत्प्रेरण। फिर देखो धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करता है। और स्व उत्प्रेरक क्या होता है, स्व उत्प्रेरक होता है कि कभी कभी रिएक्शन में कुछ जो प्रतिफल होते हैं खुद उत्प्रेरक की तरह काम करने लगते हैं, तो उसको कहते हैं स्व उत्प्रेरक। प्रवृत्त उत्प्रेरक यानी इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होते हैं कि वे किसी दूसरे के प्रभाव में यानी किसी उत्प्रेरक के प्रभाव में आने से उसमें भी उत्प्रेरकीय गुण आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रवृत्त उत्प्रेरक। देखो यहां पे धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, तो तेज करने के लिए, जैसे हैबर विधि से अमोनिया बनाएंगे तो आयरन जो है अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, तो ये धनात्मक उत्प्रेरक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को कम करते हैं, जैसे सोडियम सल्फाइड है और यहाँ पे एल्कोहल यूज करते हैं तो सोडियम सल्फेट बनने का जो दर है कम हो जाता है, तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है। स्व उत्प्रेरण क्या होता है, कोई कोई प्रतिफल खुद ही उत्प्रेरक की तरह काम करने लगता है। तो देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे जो है वो इसमें Mn2+ जो है, Mn2+ यानी जैसे MnSO4 बना ना, MnSO4 और यहाँ पे KMnO4 है, तो जो Mn2+ है वो स्वयं उत्प्रेरक की तरह काम करने लगता है और अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है, तो प्रेरित उत्प्रेरक जब कोई अभिक्रिया किसी दूसरे अभिक्रिया के दर को प्रेरित करती है तो सामान्य अवस्था में नहीं होता है, इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे सोडियम आर्सेनाइड हवा से ऑक्सीकृत नहीं होता है, यदि सोडियम आर्सेनाइड एवं सोडियम सल्फाइड के विलयन के मिश्रण में, तो दोनों का एक साथ ऑक्सीकरण सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण को प्रेरित करता है। तो ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है इसमें, आप समझो कि एक रिएक्शन है, जैसे ठीक है सोडियम आर्सेनाइड जो है खुद ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, लेकिन जब हम सोडियम सल्फाइड के साथ मिला के वही रिएक्शन करवाते हैं तो फिर वो क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहां पे एक उत्प्रेरक एक रिएक्शन के द्वारा दूसरा रिएक्शन जो है उत्प्रेरित हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। उत्प्रेरण की विशेषताएं क्या है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उत्प्रेरक का काफी कम मात्रा में उपयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा एंजाइम उत्प्रेरण जो है वो एंजाइम का एक अणु अभिकारक के लगभग 10 लाख अणुओं को उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू नहीं कर सकते, अभिक्रिया हो रहा है तो उसके दर को बढ़ा सकते हैं लेकिन वो इनिशिएट नहीं कर सकते। उत्प्रेरक अति विशिष्ट होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक भी होते हैं जो उत्प्रेरक के सक्रियता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक विष होते हैं जो उत्प्रेरक के सक्रियता को कम करते हैं, ठीक है, और सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। यानी उत्प्रेरक कैसे काम करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। सवाल देख लो जो उत्प्रेरण से संबंधित क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हैं। देखो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, ठीक है। धनात्मक उत्प्रेरक बढ़ाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक घटाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रता को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, सी ऑप्शन होगा, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। उत्प्रेरक क्या करता है, साम्यावस्था बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं करता, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, ठीक है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, समांगी और विसमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण दे। देखो जैसे हमारे पास है C6H12O6 लिक्विड है, सुक्रोज है, और H2O के साथ इसको हाइड्रोलाइज करवाएं, ठीक है, बनाया C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6, ये है फ्रुक्टोज, ये होता है एक्वस स्टेट में, ये भी होता है एक्वस, यानी लिक्विड ही है दोनों, ठीक है। और यहां पे हम लोग यूज करते हैं H2SO4 जो है वो लिक्विड फॉर्म में उत्प्रेरक की तरह वर्क करता है। तो यहां पे देख लो रिएक्टेंट भी लिक्विड, प्रोडक्ट भी लिक्विड और उत्प्रेरक भी लिक्विड, तो इसको हम लोग कहते हैं समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक है,
समांगी उत्प्रेरक, अभी जो घटना है वो समांगी उत्प्रेरण हो गया। विसमांगी में क्या होता है, जैसे हमारे पास देखो N2 गैस है प्लस H2 गैस है और मिल के बनाया 2NH3 यानी अमोनिया बनाया, ये भी क्या है, गैस है। बट यहां पे जो उत्प्रेरक है आयरन, ये क्या है, सॉलिड। तो अभिकारक और उत्प्रेरक सेम फेज में नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विसमांगी, विसमांगी उत्प्रेरक, विसमांगी उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कोलाइड के बारे में बात करते हैं, कोलाइड के बारे में। ठीक है, कोलाइड क्या है कोलाइड क्या है, तो कोलाइड आपको पता है कि 3 प्रकार के विलयन होते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक विलयन, जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। एक होता है निलंबन, तो निलंबन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से अधिक होता है। और तीसरा होता है कोलाइड, जिसका कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, यानी 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, कोलाइड के कणों का आकार कितना होता है, 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। तो देखो कोलाइड अवस्था 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच के आकार होते हैं। ठीक है, इसमें एक होता है परिक्षिप्त प्रवस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, जिसमें कोलाइड के कण मिले हुए रहते हैं। अब 2 चरण होते हैं, एक होता है परिक्षेपण अवस्था, एक होता है परिकीर्णन माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम, वही परिक्षेपण माध्यम भी इसको कहते हैं। तो जो मान लो हमने क्या करा कि एक विलयन बनाया, ठीक है, इंक बनाना है, इंक, तो इंक में एक तो लिक्विड रहेगा और लिक्विड में जो पाउडर हम मिलाएंगे इंक का, उसको घोलेंगे, तो जो लिक्विड है वो परिक्षेपण माध्यम है। जो हमने पाउडर मिला के उसको लिक्विड तैयार किया पूरा घोल, तो पाउडर जो है वो परिक्षिप्त प्रवस्था हो गया। देखो अब ये तो पता है कि ठोस 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 द्रव इस तरह से 8 गो बनता है। गैस में गैस का कोलाइडी विलयन तैयार नहीं हो सकता। गैस में गैस का विलयन बनता है, पर गैस में गैस का कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। कोलाइड का वर्गीकरण देखो, कोलाइड जो है वो 2 प्रकार के होता है, एक होता है द्रव रागी और एक होता है द्रव विरागी। एक होता है द्रव रागी, जिसको हम बोलते हैं लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड। लाइव कट गया से मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। द्रव, अच्छा द्रव विरागी यहां पे लिखा हुआ है, तो लायोफोबिक होगा, लायोफोबिक, लायोफोबिक। और एक है द्रव रागी, जिसको हम लोग बोलते हैं लायोफिलिक, ठीक है। लायोफोबिक, फोबिक मतलब होता है घृणा करने वाला, हेट करने वाला, नहीं चाहने वाला, आई हेट यू, ठीक है, यू नहीं, यहां पे इसका मीनिंग बता रहे हैं। लायोफोबिक, लायो का मतलब हो गया लिक्विड और फोबिक का मतलब हो गया नहीं चाहने वाला, ठीक है, यानी लिक्विड को नहीं चाहने वाले को हम लोग बोलते हैं लायोफोबिक। और लायोफिलिक का मतलब होता है हाइफिलिक, हाइफिलिक, यानी कि लिक्विड को चाहने वाला, ठीक है, लिक्विड को चाहने वाला। तो ये चाहने वाला जो होता है ना, यही गड़बड़ करता है आके, ठीक है, चाहने वाला गड़बड़ करता है। जैसे सुनो, पहले आंखों ही आंखों में एक्सीडेंट होता है, पहले आंखों ही आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर उसके बाद प्यार का एग्रीमेंट होता है, और जब प्रेमिका के भाई से लात जूतों की कुटाई होती है, तब जाके प्यार परमानेंट होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, द्रव विरागी मतलब लायोफोबिक, लायोफोबिक मतलब लिक्विड को नहीं चाहने वाला, ठीक है, और लायोफिलिक मतलब लिक्विड को चाहने वाला, विलायक को, विलायक से नफरत करने वाला और विलायक को पसंद करने वाला, ठीक है। लायोफिलिक कोलाइड जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है, ध्यान रखना, लायोफिलिक कोलाइड इंपॉर्टेंट है। लायोफिलिक कोलाइड क्या होता है, अनुत्क्रमणीय, और सॉरी लायोफोबिक कोलाइड, द्रव विरागी कोलाइड कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। और जो द्रव रागी कोलाइड होता है लायोफिलिक, को क्या होता है, उत्क्रमणीय। इससे सवाल था पिछले वाले वीडियो में जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो लायोफोबिक अनुत्क्रमणीय होता है और लायोफिलिक उत्क्रमणीय होता है। दोनों में अंतर पूछा जाता है। तो देखो
अगर बात करें विरागी और द्रव रागी, तो द्रव विरागी जो है आसानी से नहीं बनता है। इसको बनाने के लिए स्पेशल मेथड जैसे ब्रेडिग अर्क मेथड, ठीक है, इस तरह के मेथड का प्रयोग किया जाता है। और द्रव रागी कोलाइड जो है आसानी से बन जाता है, सिर्फ परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रवस्था को घोल दो, मिला दो, बन जाएगा। यह कम अस्थाई है, लेकिन यह क्या है, ज्यादा अस्थाई है। लायोफोबिक कम अस्थाई है और लायोफिलिक ज्यादा अस्थाई है। लायोफोबिक अनुत्क्रमणीय होता है और लायोफिलिक उत्क्रमणीय होता है। विलायक के लगभग बराबर होता है क्या, श्यानता, विस्कोसिटी, चिपचिपाहट। विस्कोसिटी मतलब चिपचिपाहट, तो चिपचिपाहट जो है विलायक के लगभग बराबर होता है, किसमें, लायोफोबिक में, यानी द्रव विरागी में। और द्रव रागी में विलायक की तुलना में काफी अधिक होता है, वहां पे चिपचिपाहट ज्यादा होता है। पृष्ठ तनाव विलायक के लगभग बराबर होता है, किसका, लायोफोबिक का पृष्ठ तनाव विलायक के लगभग बराबर होता है और लायोफिलिक का विलायक की तुलना में काफी कम होता है। ठीक है, हाइड्रेशन या विघटन की बात करें तो यह कम घुलता है क्योंकि विलायक के प्रति उदासीन होता है। इसका प्यार नहीं ना है विलायक के प्रति, विलायक के प्रति इसका प्यार नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होता है, कम घुलता है। और ये जो है लायोफिलिक, इसमें तो प्यार है, तो प्यार है तो आसानी से घुल मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितना हसीन आंखें, कितनी प्यार, गलत गा दिया ना, अजय सही गाते हैं। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, मोतिया बींद वाले भी तुमको लगे ताके। कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुझे मेरे यार। चलो, हालांकि उल्टा पुल्टा दोपहर में थोड़ी है। देखो, आवेश पदार्थ पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। इसमें क्या होता है, जो कोलाइड के कण होते हैं इस पे या तो धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है, और इसमें न के बराबर आवेश होता है। लायोफिलिक में आवेश न के बराबर होता है, लायोफिलिक में या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक आवेश होता है। दृश्यता पढ़ना माने दिखाई पड़ना, तो देखो लायोफोबिक में कण जो है माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, बड़े बड़े कण होते हैं, और लायोफिलिक में माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो। स्कंदन, जमावट यानी कोगुलेशन के नीचे बैठता है और छेपित होता है कि नहीं, तो किसी इलेक्ट्रोलाइट डालने से आसानी से बैठ जाता है। यानी कोई कोलाइडी विलयन है लायोफोबिक, उसमें कोई हम इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl KCl वगैरह डाल दिए तो उदासीन हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा, लेकिन लायोफिलिक में तो आवेश ही नहीं होता है तो यह अवक्षेपित नहीं होता। ठीक है, अब निर्माण कैसे होगा, तो द्रव रागी विलयन का निर्माण तो बड़ी आसानी से होता है। आप खाली परिक्षेपण माध्यम लो और परिक्षिप्त प्रवस्था उसमें डाल के आराम से हिला दो, उसके बाद ही बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन द्रव विरागी कोलाइड बनाने के कई सारे विधियां हैं, जैसे प्रकीर्णन विधि। प्रकीर्णन विधि में क्या होता है, किसी पदार्थ के मोटे समुच्चय को, मोटे समुच्चय माने समूह को कोलाइडल आकार में पहले विभाजित किया जाता है। मतलब कोई बड़ा पार्टिकल है उसको तोड़ को कोलाइडी कणों में विभाजित करो, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, या फिर 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच। इन प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विधियों को अपनाया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, कई तरह के विधि है, यांत्रिक प्रकीर्णन विधि, अल्ट्रासोनिक प्रकीर्णन विधि और विद्युत प्रकीर्णन विधि। सब में क्या करा जाता है, पार्टिकल को तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद उसके बाद परिक्षेपण माध्यम में मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद है संघनन विधियां, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो संघनन विधि कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला है पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि किसी अवक्षेपित पदार्थ का विलयन में विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण को पेप्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, किसी अवक्षेपित पदार्थ का विलयन में विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, विद्युत अपघटन, और विद्युत अपघटन के द्वारा उसको क्या किए, विलयन में घोल दिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। अच्छा, पेप्टाइजेशन के लिए जैसे FeOH3 है, FeOH3 है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeCl3 विलयन की थोड़ी मात्रा इसमें मिलाते हैं तो गहरे भूरे रंग का विलयन बनता है और FeCl3 पेप्टाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे
फेरिक हाइड्रोक्साइड का अपने पास विलयन है, ठीक है, और उसमें हम थोड़ा सा क्या मिला दिए, थोड़ा सा मिला दिए FeCl3। तो FeCl3 क्या करता है, उसके वजह से वो कोलाइडी सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है लाल भूरे रंग का, ठीक है, रेड ब्राउन कलर का। तो जो FeCl3 के वजह से हुआ, तो FeCl3 को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट यानी पेप्टी कारक बोलते हैं, ठीक है। शुद्धिकरण के लिए कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डायलिसिस के द्वारा प्रयोग करते हैं, एक जालीदार कपड़ा में रख के उसको पानी में डुबाया जाता है, जिससे अशुद्धियां जो होती हैं बाहर आ जाती हैं पानी में घुल के। फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है। डायलिसिस का जो प्रक्रिया है बड़ी धीमा होता है, तो इसको बढ़ाने के लिए लगा देते हैं एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, चूंकि कोलाइड के कणों पे आवेश होता है, तो पार्टिकल जो होते हैं वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और जो गंदगी होता है वो पानी से धुल के बाहर आ जाता है, ठीक है। फिर है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में फिल्टर किया जाता है, बहुत छोटे आकार वाले, बहुत छोटे छिद्र वाले हम लोग लेते हैं फिल्टर पेपर और उसके थ्रू क्या करते हैं, इसको छान लिया जाता है। फिर कई तरह के गुण है, जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में टिंडल इफेक्ट आता है, ठीक है, विद्युतीय गुण है, वैद्युत कण संचलन, विद्युत धारा के प्रभाव में जो कोलाइड के कण होते हैं विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं, इसी को बोलते हैं वैद्युत कण संचलन, ठीक है। उसके बाद इमल्सन क्या होता है, देखो इमल्सन से रिलेटेड सवाल पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन है, इमल्सन क्या होता है, द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है इमल्सन। कोई भी दो अघुलनशील द्रव इमल्सन का निर्माण कर सकती है। साधारणतः दो प्रकार के इमल्सन होते हैं, कोई भी दो द्रव आपस में इमल्सन का निर्माण कर सकते हैं, और इमल्सन दो प्रकार का होता है, जल में तेल का और तेल में जल का। जल में तेल का, जल में तेल मतलब जल जो है वो वहां पे परिक्षेपण माध्यम है और तेल कम मात्रा में है, परिक्षिप्त प्रवस्था है। तेल में जल, तेल में जल मतलब तेल अधिक मात्रा में है, परिक्षेपण माध्यम, और जल क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था। तो कोलाइड का उपयोग क्या होता है, कोलाइड का उपयोग होता है जैसे आकाश का नीला रंग कोलाइड के कारण होता है, कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। धुंध, कुहासा एवं वर्षा की जो घटना होती है वो कोलाइड बनने की घटना है। खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मक्खन, जैम, जेली, ये सब कोलाइड के उदाहरण है। रक्त भी कोलाइड का ही उदाहरण है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन का, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो याद रखना दूध जो है पायस है, इमल्सन है, ठीक है, इमल्सन है। दूध क्या है, इमल्सन है, यानी तेल, जल में तेल का उदाहरण है, जल में तेल, जल में तेल का पायस है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है, ठीक है, टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है, कोलाइडल सॉल में पाया जाता है। तो यहां पे ऑप्शन जो है मिसप्रिंट है, सॉल होना चाहिए। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, तो देखो चीनी का घोल वास्तविक विलयन हो गया, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता है, बाकी सस्पेंशन में होगा, कोलाइडी, इमल्सन सब इसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2018 वाला सारा सवाल दमदार है। FeOH3 सॉल्ट में NaCl मिलाएंगे तो क्या होगा, FeOH3 अवक्षेपित हो जाएगा, अस्कंदित। अभी देखे ना कि क्या होता है कि जब हम लायोफोबिक कोलाइड में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो आवेश न्यूट्रलाइज हो जाता है और नीचे बैठ जाता है, तो FeOH3 क्या होगा, अवक्षेपित हो जाएगा। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है, देखो ये दोनों सवाल रिपीट किया है, 2012, 2016 और 2022 में पूछा एक ही तरह का क्वेश्चन। कौन लायोफिलिक कोलाइड है, तो इसमें अगर गोंद, कुहासा, रक्त की बात करें तो दूध हमारा लायोफिलिक कोलाइड हो जाएगा, इसमें क्या होगा, दूध लायोफिलिक कोलाइड। लेकिन फिर से देखो यहां पे है कौन लायोफोबिक कोलाइड है, कौन, फिर से यहां पे पूछा है कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो लायोफिलिक कोलाइड जो है कुहासा, कुहासा नहीं है। लेकिन यहां पे तो हम मान रहे हैं कि ये क्या है, गोंद भी लायोफिलिक नहीं है, रक्त भी, तो ऑप्शन के अनुसार चलना, जो ज्यादा सही होगा उसको टिक लगाएंगे। तो इनके अनुसार अगर चले तो दूध जो है वो ज्यादा लायोफिलिक कोलाइड है, और यहां इनके अनुसार चले तो लायोफोबिक की तरफ कौन ज्यादा झुकेगा, कुहासा झुकेगा, ठीक है, कुहासा लायोफोबिक कोलाइड में आएगा। कोलाइड के कणों का आकार कितना होता है, तो कोलाइड के कणों का आकार 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर या 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के
बीच होता है कोलाइड के कणों का आकार। ठीक है, बढ़ते हैं। लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या अंतर होता है? तो अभी अभी बताएं सारा अंतर लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या होता है। टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव होता है, देखो, जब कोलाइड के कणों, कोलाइडी विलयन से प्रकाश प्रवाहित किया जाता है, प्रकाश डाला जाता है कोलाइडी विलयन पे, तो जिस एंगल से प्रकाश डाला गया उसके परपेंडिकुलर अगर आप देखते हो तो कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे विलयन रंगीन दिखाई देने लगता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। पेप्टिकरण क्या है? अब कोलाइडी विलयन बनाने की दो विधियां बताएं। पायस क्या है? तो पायस के बारे में जान ही गए कि तेल में जल का और जल में तेल का पायस। बाकी सारा कुछ जो है आपको बता दिया गया है इसमें। तो यही सब क्वेश्चन थे, और ये बाकी जो ये सब क्वेश्चन है पेप्टिकरण, कोलाइडी बनाने की विधियां, ये सब आप अपने नोट्स से देखना। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो जो लिखा हुआ है वो आंसर से काम नहीं चलने वाला है। नोट्स में जो आंसर लिखा हुआ है वो सबसे सटीक आंसर है, एग्जाम में वही लिखना। ठीक है, तो लाइव रुक गया था, इसके वजह से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। अब इसको अपलोड कर देते हैं, आप लोग सब इसको देख लेना। कल से फिर हम लोग लाइव करेंगे। और सरफेस केमिस्ट्री उतना ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। जितना बताया गया उसको एक बार देख लेना अच्छे से, और बाकी कोई टॉपिक में समस्या है तो उसमें कमेंट भी करना, कोशिश करेंगे हम उसको सुलझा दें। और आगे जो चैप्टर आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग लाइव में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।